टेक्नोलॉजी, इनके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इस सिस्टम से मैं पिछले करीबन पौने 4 साल से जुड़ा हूं। 4 साल की R&D के बाद में लगभग 10 महीने पहले मैंने अपना प्लान किया कि अपना खुद का सिस्टम लॉन्च करें, जिससे कि मास पब्लिक के साथ मिलकर के बिजनेस किया जा सके। उसमें कुछ फीचर्स हैं बिजनेस के कि इसका जो सबसे मुझे ना बेस्ट फीचर लगा वो ये लगा कि मशीन मैन पावरलेस, उस पर कोई आदमी नहीं चाहिए, सब कुछ डिजिटल, सब कुछ टेक्नोलॉजी, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ इंटरनेट, ये मुझे बेस्ट लगा। इनकम व्हाइट कॉलर, इन्वेस्टमेंट व्हाइट कॉलर, नो हेडेक और रिकवरी ऑफ क्रेडिट्स, ये सब बातें सोच के ना इस बिजनेस को मैं शुरू करने की सोचा। आप लोगों का आशीर्वाद से ये मेरी अपनी पर्सनल निजी प्रॉपर्टी है जहां से बिजनेस शुरू किया। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं किसी अच्छे से मॉल में प्रॉपर्टी नहीं मिलती रेंट पे, या हमें वो सब हवाबाजी करनी नहीं आती, या हम कर नहीं सकते या कैपेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। बट एक बिजनेस को ना अगर रियलिस्टिक रूप में आपको जनरेशन बाय जनरेशन चलाना हो ना, तो उसको प्रैक्टिकली अपने खुद से शुरू करो। ये मेरी सोच है, अपनी जगह से सोच करो। आज मैं कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कल को मेरे बेटे भी इस बिजनेस को करेंगे। आज आप मशीन लगा रहे हो, कल आपकी उस मशीन, उस लोकेशन का बेनिफिट आपकी जनरेशन भी ले। इस लेवल का प्लान सोच के अपने इस बिजनेस को शुरू किया। एनीवे, आप लोगों के बीच में ई प्लग एनर्जी करके एक पार्टनरशिप फर्म के थ्रू में आया था। इसी जनवरी में मैंने अपना 9 जनवरी को पहली बार मैंने पब्लिकली किसी को बोला था कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग मशीन लगाने का काम कर रहा हूं। लेकिन 31 मार्च से पहले मेरी फर्म का टर्नओवर 3 महीने से कम समय में 4.5 करोड़ से ज्यादा हो गया। बहुत बढ़िया। अब वो एक्सपेक्टेशंस था वो। इस सबको ध्यान रखते हुए मार्च के पहले वीक में सोचा गया कि नहीं, पार्टनरशिप फर्म काम नहीं कर पाएगी, उसमें फ्यूचर नहीं रहेगा, ना इन्वेस्टर सेफ दिखता है, क्योंकि वो 1 मैन पार्टनर्स की कमांड है, इसको पब्लिक लिमिटेड पे ले जाएंगे। फाइनली हमने 20 मार्च को ई प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपनी फॉर्म कर ली, जिसके साथ आज आ गया बैठे। मेरी कंपनी के 2 हिस्से हैं, एक सेल्स, एक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी मैं डील कर रहा हूं, सेल्स की टीम है। ऑपरेशन और सेल्स की मैं बात करूं आपसे तो सब कुछ मेरा इन हाउस है, सब कुछ इन हाउस है, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। सॉफ्टवेयर मेरा ऑन, हार्डवेयर आउटसोर्स है, लेकिन सेम उन्हीं वेंडर से है जिनको टाटा को सप्लाई है, जिनसे अडानी को सप्लाई है, जिनसे अंबानी को सप्लाई है। वो एक कहावत है हमारे यहां देशी, तिल घटे ना राई बढ़े। हार्डवेयर एग्जैक्ट सेम हमारा बिजनेस है सर्विस का। मार्केट में जो जितनी अच्छी सर्विस दे पाएगा वो इतना अच्छा दे पाएगा। छोटी बात नहीं है सर। नहीं, बहुत बड़ी बात है सर। कंपटीशन किनसे? टाटा, अंबानी, अडानी, बड़ी फर्म से। कोई बात नहीं, मार्केट में सर्विस देंगे, जीतेंगे। नंबर ऑफ चार्जर्स, पूंजीपति हैं, उनके पास बहुत है, लेकिन मेरे पास भी आप लोगों का सहयोग रहेगा, पब्लिक का सहयोग रहेगा। पब्लिक के पैसे से पब्लिक के पास चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। इस प्लान को दिमाग में रखते हुए आप लोगों के बीच में बैठे। अगर आपका टेक्नोलॉजी वाइज, सस्टेनेबिलिटी वाइज, कोई सॉफ्टवेयर वाइज, मार्केट वाइज कोई ऐसा कोई सवाल दिमाग में हो, वो आप मुझसे कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। सेल्स की अगर कोई बात है आपकी, इनकम, कम इनकम, ज्यादा इनकम, कितने इनकम, फ्यूचर, ये सब शायद मेरी सेल्स टीम मुझसे बेहतर बता पाएगी। बाकी कोशिश मैं भी करूंगा, ऐसी बात नहीं। अगर कोई बात है तो बताएं सर। कोई क्वेश्चन हो टेक्नोलॉजी के वाइज की कैसे चार्ज होता है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। भाई कार को ज्यादा करंट चला गया, कम चला गया, कैसे मैनेज कर रहे हो, पैसा कैसे दिया जा रहा है, ये बहुत सारी बातें हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी किसी के कोई क्वेश्चन हो,
मशीन को लेकर कुछ भी मशीन को लेकर कोई भी सवाल देखेंगे भी आप बैठ करके तो भी पता मशीन की जो कॉस्ट है लाखों सर, में। अच्छा। वो मार्केट के कंपिटेटिव है या ज्यादा या कम सर है? देखो, मार्केट आपके मोबाइल में है, हम्म, पूरी दुनिया का मार्केट आपके मोबाइल में है। सर्च करो। और मैंने प्रोडक्ट वाइज आपको क्या बताया, वही वेंडर्स मशीन किनको दे रहे हैं, दूसरी कंपनीज को दे रहे हैं, वही सेम हार्डवेयर मेरे पास है। ओके। तो ये गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुरूप ही है प्रोडक्ट? 100% मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो 14 जनवरी 2022 को गाइडलाइन जारी की है, हाँ जी। उसकी कंप्लायंस में ही अपने सारे काम करेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं करेंगे। ओके। आप लोगों के पास अगर वो गाइडलाइन नहीं हो तो बीईई की साइट पे चले जाएं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, वहां ये गाइडलाइन पूरी लिखी हुई है, वहां से आप डाउनलोड करो, इसको पूरी स्टडी कर सकते हो। तो अपना 100% इसको आप अपना इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है सर मशीन की? जैसे कितने किलोवाट की है, उसके लिए क्या? देखो, ये बात आपने बहुत अच्छी की, लेकिन थोड़ा सा इस सवाल को पूछने में आपने ना कमी रख दी, कंजूसी रख दी। मैं आपको पूरी बता देता हूँ। मार्केट में 3.1 किलोवाट से शुरू होता है कि, और 2.40 किलोवाट तक का चार्जर अवेलेबल है। स्लो चार्जर, एसी चार्जर बोलते हैं, फास्ट चार्जर, डीसी चार्जर। डीसी चार्जर में जो डायरेक्ट करंट देते हैं, डायरेक्ट बैटरी टू कनेक्टिविटी देते हैं। अब बात करें कि 3.1 किलोवाट, 7.2 किलोवाट, 14 किलोवाट, 20 किलोवाट, 30 किलोवाट तक की बात करें। 30 किलोवाट को थोड़ा एक्सक्लूड कर देते हैं। इसके अलावा जो नीचे के चार्जर से एसी चार्जर, ये स्लो चार्जिंग है। और आज के इस भागते युग में ना किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है। स्लो चार्ज करेगा तो अपने घर पे करेगा, एसी चार्जर यूज करेगा तो अपने घर पे करेगा, बाहर जाकर स्लो चार्ज का यूज नहीं करेगा, एसी चार्जर का यूज नहीं करेगा ना, बिकॉज इट डजंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। वो भागती हुई जिंदगी में है ना, आपके यहाँ तो उम्मीद रखता है कि मेरे को बेस्ट फास्ट से फास्ट चार्ज होके जल्दी जल्दी निकलूं। वो तो इस उम्मीद में है कि पेट्रोल पंप पे 5 मिनट में डीजल डाल देता है, टैंक फुल 5 मिनट में हो जाए। लेकिन कुछ लिमिटेशंस टेक्नोलॉजी की भी होती हैं, प्रोडक्ट की भी होती हैं, उनकी वजह से जो समय लगता है, घंटा आधा घंटा, वो तो लगना ही है। अब बात करें कि हम प्रोडक्ट कहां से शुरू कर रहे हैं। हमने सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा लिया 60 किलोवाट। क्यों 60 किलोवाट से? इससे छोटे चार्जर 30 किलोवाट के हम नहीं दे रहे सिंगल कार में, हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे वहां से काम। क्योंकि जो कारें आज 30 किलोवाट की कारों से फास्ट चार्ज हो रहा है, मैंने नहीं करा, लेकिन आने वाले 1 या 2 साल में जो कारें जिस लेवल से अपग्रेड हो रही है ना, 30 किलोवाट का चार्जर को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बराबर। तो वो इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया। यानी कि मिनिमम जो सपोर्टिंग होगी जो कारों को आने वाले 5-10 साल तक, जो मिनिमम क्राइटेरिया सपोर्टिंग होगी ना, वो 60 किलोवाट मिनिमम समझो आप। जैसे आज अगर मैं बात करूं तो 30 किलोवाट पे आप BYD की कार को लगाओ, चार्ज ही नहीं होती, तो 30 किलोवाट तो आउट हो गया। 30 किलोवाट का चार्जर मैं ज्यादा नहीं कहता, पर आने वाले 1-2 साल में शायद बिल्कुल आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। मैं आपको ये भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप 240 किलोवाट का EV चार्जर एक दिन में लगा दो, क्योंकि उसके लायक में भी मार्केट में पोटेंशियल नहीं है। जैसे जैसे कारें बढ़ेंगी, डिमांड होगी, व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल, हैवी व्हीकल्स आएंगे चार्जिंग के लिए, तो उस लेवल की बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल हमने मिनिमम प्रोडक्ट जो हमारा रखा वो 60 किलोवाट और 120 किलोवाट पे फोकस है। इन केस ऑफ नीड कहीं बस चार्जिंग का हमारे पास कोई प्लान आता है अच्छा सा, तो हम 240 किलोवाट तक की बात कर रहे हैं। ओके। तो ये अपना कौन से सेगमेंट तक टच करता है, किसको कवर करता है ये 60 किलोवाट का चार्जर अपना? सेगमेंट बोले तो गाड़ियों में कि 4 व्हीलर या उससे भी अब? नहीं, आपको बता देता हूँ। देखो गाड़ियों में ना गवर्नमेंट ने पहले तो क्या होता था कि कंपनी मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता था वो किस तरह के कनेक्टर लगाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी जिसके तहत बताया कि पैसेंजर गाड़ियां सभी CCS टाइप 2 और CCS टाइप लगाएंगी, कॉमर्शियल GBT टाइप भी लगा पाएंगे कॉमर्शियल व्हीकल्स। ओके। टेस्ला का अपना एक अलग कनेक्टर है। हर मशीन के साथ में कौन से कनेक्टर जुड़े हुए हैं एक अलग कहानी है। और सेगमेंट की बात मैं करूं तो ये जो CCS2 और GBT कनेक्टर अगर हमारे पास है तो कॉमर्शियल व्हीकल भी 60 किलोवाट पे चार्ज हो सकते हैं और पैसेंजर व्हीकल भी 60 किलोवाट पे होंगे। कॉमर्शियल व्हीकल भी 240 किलोवाट पे चार्ज हो सकते हैं और पैसेंजर व्हीकल। तो ऐसा कोई सेगमेंट वाइज नहीं है कि भाई पैसेंजर्स के लिए 60 किलोवाट चाहिए और हैवी व्हीकल्स के लिए या 12 चक्के वाले 15 चक्के वाले ट्रक के लिए या व्हीकल बस के लिए बड़ा चाहिए, ऐसा नहीं। बस को भी आप CCS2 60 किलोवाट से कर सकते हो, लेकिन दैट इज स्लो चार्जिंग, धीरे चार्ज होगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी 60 किलोवाट की है। लेकिन अगर बस को आप 90 किलोवाट 120 किलोवाट से चार्ज करो तो फास्ट होगी।
अगर मैं बात करूं यूपी की, दिल्ली की, तो वहां जो बस डिपोज में चार्जर लगे हुए हैं सब 90 किलोवाट के, 90 किलोवाट CCS टाइप, ओके। इस तरह चार्जर लगे। और बताएं सर। बस सर इसके बारे में एक तो यही पूछना था, दूसरा इसकी लाइफ कितनी अपनी मशीन की? देखो वैसे तो ये प्रोडक्ट मार्केट में 3-4 साल से मांगा हुआ, लाइफ का सिर्फ प्रोडक्शन कर सकते हैं, कह ही सकते हैं, जो कंपनी बोल रही है वो हमें बोल देते हैं आगे, क्योंकि टेस्ट तो वही नहीं ना, प्रैक्टिकल तो करके देखा नहीं है। कंपनीज 20 से 30 साल की लाइफ बता रही है, लेकिन अदर एंड पे इसको एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, एक लेमैन दृष्टि से, आप लोगों के घर में कंप्यूटर्स आपने आज से 20 साल पहले भी देखे होंगे, उसमें एक स्टील का सा डब्बा लगा रहता है अलग से, जिसको SMPS बोलते थे, स्विच मोड पावर सप्लाई। पूरा मदरबोर्ड खराब हो जाएगा, रैम बदल जाएंगी, हार्ड डिस्क बदल जाएगी, कीबोर्ड बदल जाएगा, माउस बदल जाएगा, पता लगा SMPS का डब्बा खराब नहीं होगा। डब्बा वही है। SMPS टेक्नोलॉजी जो है ना, अपने आप में बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी रखती है। और आपको मैं बता दूं कि इस मशीन में भी SMPS टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाइंग टेक्नोलॉजी है, उसी से AC करंट को DC में फिल्टर किया जाता है। और मशीन इज नथिंग, इस मशीन में ऐसी कोई बहुत अद्भुत टेक्नोलॉजी नहीं है। मशीन सिंपल आपके करंट को सामने वाली मशीन के साथ मैनेज करके मैनेज्ड एंड ऑडिटेड वे में मतलब सप्लाई दे रही है, बस इतनी सी बात कर रही है। मशीन को एक तरह से AI से समझाया गया, अगर यू शेक हैंड विद दी इन फ्रंट ऑफ मशीन, इधर कार, इधर दोनों ने हाथ मिलाया अपना, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसको कुछ निर्देश दिए हमने मशीन को कि आपको इस कार के BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को ओवरऑल नहीं करना, इसके अंडर कस्टडी रहते रहते सप्लाई देना है इसको, उसके आदेश को मानते मानते बात करनी है, ओवर नहीं होगी, बस उससे ओवरऑल नहीं करके जाएगी। इतनी सी टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी और जो इसकी लाइफ की बात है ना, तो मुझे नहीं लगता कि जो 20 से 30 साल कंपनियां बोल रही हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, इतना चलेंगे। ओके। जो कस्टमर इसको यूज करेगा उसको कंपनी की ऐप डालना जरूरी है अपने फोन में? सर बिल्कुल जरूरी है, अच्छा। चाहे वो ऐप से करे या RFID कार्ड से करे, इन दोनों मीडियम में से एक मीडिया उसको यूज करना जरूरी है। कार्ड के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। RFID कार्ड जस्ट लाइक फास्टैग कार्ड होता है। ओके। जो हमारा कंज्यूमर हमारा ऐप डाउनलोड करेगा, हमसे हमारे एज ए यूजर जुड़ेगा, वो हमको रिक्वेस्ट करेगा कि RFID कार्ड भेज दी जाए, तो हम कंपनी उसको उसके पोस्टल एड्रेस पे कंपनी की तरफ से फ्री RFID कार्ड भेजेंगे। ठीक है। सो दैट की बहुत सी नौबत ऐसी होती है कई जगह कि वहां पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है या बहुत स्लो है, इन दैट केस उसका मोबाइल में ऐप नहीं चल रहा है, इस तरह की, तो ये सब समस्याएं ना हो हमारे यूजर को, इसलिए हम उसको RFID कार्ड दे देंगे एंड दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे इसका, मेरी कंपनी प्लान है कोई इस तरह का, किंतु परंतु करके अल्टीमेटली यूजर को ऊपर ऐसा कोई लोड नहीं रखेंगे, किसी तरह का पैसा कमाने का कोई खास वो नहीं है। तो जहां पर हमारी मशीन अवेलेबल नहीं होगी वहां किसी और के साथ टाई अप? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरा OCPI है स्टैटिक जैसी कंपनी से, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ चार्जर्स रखती है पूरे भारत में। OCPI? यस, OCPI थोड़ा सा बताइए। इंटीग्रेशन, ओपन चार्जिंग पॉइंट प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन, आपस में इंटीग्रेशन है ये, कि उनको हमारे चार्जर दिखेंगे, उनके कस्टमर्स को हमारे कस्टमर्स को हमारे दिखेंगे। रिसेंटली मेरा प्रयास है, वोल्टेटिक करके एक कंपनी है, उसके पास भी लगभग पूरे भारत में 1000 चार्जिंग स्टेशन हैं, उनके साथ मेरी 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, उधर से वो काफी ईगर हैं, लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर को अपग्रेडेशन में कुछ समय लग रहा है, इस लिहाज से उसको हमने आई थिंक सो वीक और 10 डेज डिले है, इतने में वोल्टेक से हमारा हो जाएगा। कोशिश टाटा के साथ भी हमारी रहेगी, प्रयास रखूं, अगर टाटा ने OCPI किया स्टैटिक के साथ तो भी ठीक है, हम भी अपना प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यूजर एक बैंक अच्छा हो जाएगा और हमारे यूजर को हमारे ऐप से भी सब जगह चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। बैकएंड पे रेवेन्यू शेयरिंग वो कंपनी लेवल की बातें हैं, वो हम जाने हैं। जिस यूजर तरह मोबाइल इंडस्ट्री में होती है, हाँ, जस्ट लाइक बिल्कुल रोमिंग, जैसे मोबाइल में रोमिंग होती है, सेम जस्ट। ये नई टेक्नोलॉजी है मार्केट में, तो थोड़ा सा अभी अंडर अपग्रेडेशन है, बहुत जल्दी है, अच्छे प्रोग्रेस में। बाकी हाल फिलहाल एज ऑन डे टू डे हमारे सिस्टम के साथ ही काम कर रही है। कुछ और जानकारी जो आप अपनी तरफ से देना चाहोगे जो क्वेश्चन में नहीं आ रही है? जैसे ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं, मतलब एक हाँ, किसी और को यस। देखो मशीन
चार्जिंग मशीन है ना, मैंने आपको बताया एक डिवाइस है जो बिजली की एसी करंट को डीसी करंट में चार्ज करके आपकी मशीन को पहुंचा रहे हैं, आपकी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। इसको मैनेज और ऑडिट कौन कर रहा है, वो आप मेरे साथ जुड़े हुए। मेरे जैसे सर्विस प्रोवाइडर और भी मार्केट में बहुत है। आपको लगे कि मेरी सर्विस आपको कुछ अच्छी नहीं लगी तो डजेंट मैटर। ये मशीन एक जर्मन टेक्नोलॉजी है, सॉरी नेदरलैंड टेक्नोलॉजी है, OCPP ओपन चार्जिंग पॉइंट प्रोटोकॉल, जो 2009 में स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड वाइड एक ही प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर काम कर रही है मशीन। उस एक स्टैंडर्ड को यूज करते हुए सब चीज हो रही है, यानी कि जो काम ये मशीन मेरे साथ करेगी वही सभी के साथ करेगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरी सर्विसेज ठीक नहीं है तो इस मशीन के में जाके आपको उस ऑपरेटर से बात करनी है और वो अपने पैरामीटर कुछ देगा, वो इस मशीन में फीड करेंगे। उसके बाद आपकी मशीन की कनेक्टिविटी सामने वाले ऑपरेटर के साथ हो जाएगी, जिसके साथ चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आपको मशीन दी है तो नाउ यू आर बाउंडेड फॉर लाइफ टू कनेक्ट विद मी ओनली, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी दूसरी कंपनी के साथ जस्ट लाइक पोर्टिंग ऑफ दिस सिम, ऐसे आप सिम को पोर्टेबल कर सकते हैं। इसको कंपनी व्हाइट लेबल भी उपलब्ध कराती है। व्हाइट लेबल, सर देखो व्हाइट लेबल का एक अलग इशू है। तो मैंने कहा कर लूं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। व्यापारी आदमी इस बारे में पूछ सकता है, अगर उसको थोड़ा पूछना चाहिए भी। हटके हो गया है थोड़ा। नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, सवाल जरूर हटके है, हटके हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं व्हाइट लेबल है मेरे, सप्लाई है आपको। अगर आपको चाहिए तो व्हाइट लेबल है मेरे पास, सॉफ्टवेयर भी है और मशीन्स भी है व्हाइट लेवल में। लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग कुछ डिफरेंट है, कंपनी लेवल पे। वो कंपनी। कुछ भी दिमाग में अगर आपके आता है तो आप पूछ सकते हो ना, जो भी हो। कोई सॉफ्टवेयर वाइज, कोई टेक्नोलॉजी वाइज भी काम कैसे करती है, उसमें क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है। देखो आज के कंप्यूटर युग में ना सबसे बड़ी चैलेंज पता है क्या है? हैकिंग। जी वो तो वही मैं बात- को बोलने जा रहा था, कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि हैकिंग हो जाएगी? हाँ। ये हैकिंग प्रूफ है क्या? ये मैं आपको ये बता अपग्रेड हो सकता है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ। जी। देखो हैकिंग हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, लोगों के दिमाग बहुत ज्यादा बहुत आगे बढ़ रहे आगे हैं। बढ़ते हैं। हैक होना ना होना शेर को सवा शेर पूरी दुनिया में मिलता रहता है, ऐसा सुन गया की है, कंपनी जा रही है। वो नहीं कह सकते। लेकिन एज ऑन डेट टुडे शायद हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल फुल प्रूफ है, हैकिंग प्रूफ है। ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई हमारे सॉफ्टवेयर को हैक करके फ्री चार्ज कर पाए विदाउट हमारी परमिशन। हमने जितना रेस्ट्रिक्शंस, जितना स्टडीज कर सकते थे हमने वो सारे इम्प्लीमेंट किए हमारे सॉफ्टवेयर में। मैंने आपको पहले बताया मेरा सॉफ्टवेयर इन हाउस है, मेरी खुद की आईटी टीम है, खुद की डेवलपमेंट टीम है। वहां एक लंबी टेस्टिंग के बाद, 4.5 साल छोटा पीरियड नहीं होता, इतनी लंबी टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंट किया हमने। अगर हमें शॉर्ट टेम्पर्ड काम करना होता तो कभी भी मार्केट में ठीक है कमाओ माल कमाओ हो जाएगा, जो होता रहेगा सब ऐसे ही। लेकिन हमने इतना लंबा समय सिर्फ स्टडी किया ना, ऑफिशियली अनाउंस तो अभी हुआ भी नहीं है मेरा, जून में करूंगा। बाकी वर्बल अनाउंस हमने 9 जनवरी को पहली बार किया था, आई थिंक सो 4 ही महीने हुए अभी हमें। और आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे पब्लिक, ऐसा नहीं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उम्मीद है अच्छा जाएगी। और हैकिंग जैसी बातें देखो पॉसिबल बहुत कुछ हो सकता है, टेक्नोलॉजी की सोच से बियॉन्ड बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट तो हमें नहीं लगता। हम भी अपने आप को समय समय अपग्रेड करते रहेंगे, ऐसी क्या बात है। आप लोग बताते रहोगे, हम अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। फुल प्रूफ है। और इसमें पूरी एक डेडिकेटेड डेवलप टीम लगी हुई है, अपना काम करते हैं। तो आपके साथ ऐसा कोई हैकिंग जैसा केस अभी नहीं आएगा, अभी तो मेरे पास कोई आएगा।